हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैपल कपल। फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, ईमेल्स किए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं कनाडा कब आया और मैं कैसे आया और मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, किसके थ्रू मैंने अपनी सर्विसेज ली थी और मैं यहाँ पे कनाडा पहुँचा था। तो मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। बेसिकली मैं कनाडा 2 महीने पहले अप्रैल 23 के अंदर मैं लैंड हुआ था एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था और ये टोरंटो ओंटारियो के अंदर मेरा कॉलेज है। और जिनको मैंने कांटेक्ट करा था वो यूरो इमिग्रेशन सर्विसेज थे। इनकी जो सर्विसेज हैं वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस वजह से कि मैं फिर आराम से मैं यहाँ कनाडा पहुँच सका। तो मैंने इनका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर भी किया था। तो मैंने सोचा कि बजाय ऐसी कि मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँ, इससे बेहतर है कि मैं खुद में आपको उनसे मिलवा देता हूँ। नन अदर देन मिस्टर जुनैद अहमद सालिक, जो कि CEO हैं यूरो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली कांटेक्ट करा, मुझसे कहना पूछना चाहते थे कि मैं किन के थ्रू मैं कनाडा आया था। तो मैंने सोचा मैं आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ हमारे व्यूवर्स के साथ। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब उन्होंने मुझे किए, तो मैंने शॉर्टलिस्ट मैंने करे हैं। तो पहले कि हम अपना व्लॉग स्टार्ट करें तो आप पहले कुछ अपने बारे में ज़रा बताइए। थैंक यू वेरी मच, आप आज आए हैं और हम आज बैठे हैं तो आपको देख के हमें खुशी भी हुई है। आपके साथ काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन कांटेक्ट में तो थे, आपका जब आप केस प्रोसेस कर रहे थे और आपका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया। हालांकि इस एज में मिड-30s में अप्रूव होना ज़रा कम्पिटिटिव होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। 22 ईयर्स से मैं स्टूडेंट कंसल्टिंग और इंटरनेशनल इमिग्रेशन डील कर रहा हूँ, जबकि लास्ट 10 ईयर से मैं कैनेडियन इमिग्रेशन डील कर रहा हूँ एज ए लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो मेरा एक वसी तजुर्बा है, वसी एक्सपीरियंस है और मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो कि मेरे हाथों से जिनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो मेरा आज आपको एक समरी वर्ड में एक बात बताऊंगा कि कैनेडियन इमिग्रेशन या वीज़ा जो है ये बेसिकली एक मेज़ है, भूल-भुलैया है। कैनेडियन इमिग्रेशन लॉज इंतहाई इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के लॉज हैं, जिसमें आपको सिर्फ वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके पढ़ने से आप अपनी अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऐसा नहीं होता, अप्रूव नहीं होता। ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली आपको एक एक्सपीरियंस्ड और लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली कंपाइल करे, सबमिट करे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने ख़ुद से करने की बजाय, हालांकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते थे, आप क्वालिफाइड भी थे, लेकिन आपने ख़ुद से करना नहीं मुनासिब समझा, आपने किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज को लेना चाहा, तो दैट वाज योर राइट डिसीजन और आप उसकी वजह से आज कनाडा में मौजूद हैं। वेल, आई वुड डेफिनेटली लव टू थैंक्स जुनैद साहब, क्योंकि ये मेरे केस के पीछे इन्होंने बहुत डीपली स्टडी करी और इन्होंने मुझे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी दिए थे। और नॉट ओनली दिस, मैं एक और बात मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता चलूँ, मैं एज अ नॉन SDS कैटेगरी स्टूडेंट हूँ और जो नॉन एज़ कम्पेयर टू SDS कैटेगरी उसके अंदर थोड़ा सा रेशो कम होता है, मतलब वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर और मतलब रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरा केस बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया जुनैद साहब ने और मतलब बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स थे जो मतलब मेरे माइंड पे थे, लेकिन इनकी मदद से जो है वो फाइनली सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट हुई। इन्होंने बहुत थॉरली मुझे हेल्प आउट करा एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम। और इन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ तक ली नहीं, बल्कि इन्होंने आगे के भी जो मेरे स्टेप्स हैं, मेरे जो प्लान्स हैं, जो फ्यूचर मेरे जो कंसर्न्स हैं, तो ये उनको भी टेक ऑफ लुक आफ्टर कर रहे हैं बेसिकली। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने जो डिस्कस करने हैं, जो आप लोगों ने पूछे हैं, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी करे थे, ईमेल्स भी करी थी। तो आप सब लोगों की क्वेश्चंस को मैंने कोशिश करा है कि मैं इस ब्लॉग के अंदर मैं कवर करूं। और इसके अलावा ये है कि ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजिम देखना है। और इसके अलावा ये कि इसको हम कुछ पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को हम बनाएंगे, क्योंकि एपिसोड बहुत बड़ा है, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आया है हमारे पास कि प्लीज़ टेल अस अबाउट वेरियस रूट्स टू कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस। ओके, कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के 3 मेजर रूट्स होते हैं। इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन होती है, इसके अलावा फैमिली क्लास इमिग्रेशन है और रेफ्यूजीज़ है। इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादातर लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें एज ए स्किल्ड इमिग्रेंट्स लोग अप्लाई करते हैं। इसके
स्किल्ड इमिग्रेंट्स या प्रोफेशनल्स वो लोग होते हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन होती है प्लस एक्सपीरियंस होता है और उनकी इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज दोनों मिला के उनकी स्किल्स हो सकती हैं। इंग्लिश और इंग्लिश एंड बोथ फ्रेंच लैंग्वेजेस की स्किल्स उनकी काउंट होती हैं और देन दे कैन क्वालिफाई फॉर द स्किल्ड इमिग्रेशन ऑफ कैनेडा। ठीक है, ये स्किल्ड इमिग्रेशन है। फिर एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन है, बिजनेस इमिग्रेशन होती है, वो भी इकोनॉमिक क्लास में ही आती है। ठीक है, फैमिली क्लास में आप एज ए स्पाउस या डिपेंडेंट ऑफ कैनेडियन अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ ए कैनेडियन अप्लाई कर सकते हैं, या आपके बच्चे कनाडा में हैं तो तब आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके बच्चों को कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है। और तीसरी कैटेगरी असाइलम एंड रेफ्यूजीज है। रेफ्यूजी कनाडा में कनाडा बेसिकली यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, जिस वजह से कनाडा इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करने का पाबंद है और कनाडा में हर साल हज़ारों रेफ्यूजीज़ अप्लाई करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिनको अपने मुल्क में ख़तरा होता है या वो अपने मुल्क से बाहर होते हैं और अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते थ्रेट्स की वजह से। तो इसलिए वो लोग प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं कनाडा में और कनाडा उनको, अगर उनका क्लेम जेन्युइन होता है तो कनाडा उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ये मेन 3 कैटेगरीज हैं जिसके ज़रिए कनाडा में लोग परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आया है, हाउ कैन प्रोफेशनल पीपल कम टू कनाडा? ओके, तो मैंने जैसे बताया इकोनॉमिक क्लास में प्रोफेशनल पीपल अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री है, 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स मोस्टली कंसिडर की जाती हैं। फ्रेंच लैंग्वेज भी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज हो सकती है अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकर हैं या आपकी डुअल लैंग्वेजेस हैं तो फ्रेंच भी हो सकती है, बट इंग्लिश आपकी मेन लैंग्वेज है जिसका टेस्ट आपने देना होता है। और इसके अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस को भी एडवाइजेबल है कि वो भी स्पाउस भी लैंग्वेज के टेस्ट दें। अगर आपके कोई कनाडा में ब्लड रिलेटिव्स हैं लाइक आपके चचा, मामू, ताया, पेरेंट्स वगैरह, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं और फिर आप कंपटीशन में आते हैं, कम्पीट करते हैं दूसरे लोगों के साथ और आपको उसके बाद अगर इनविटेशन आती है, इनविटेशन ITA के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं। इनमें 2 चीज़ें इनकी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 2 प्रीरेक्विजिट्स पूरी करनी होती हैं। एक आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है और दूसरा आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनकी कनाडा से इक्विवेलेंसी लेनी होती है। जहाँ पे कनाडा में कुछ डेजिग्नेटेड बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिनसे कि आपको अपनी डिग्रीज़ की इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। ओके, गुड। ये 2 प्रीरेक्विजिट्स होती हैं अपना प्रोफाइल सबमिट करने से पहले। ओके, दैट्स ग्रेट। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इज कनाडा अ गुड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स? यस, कनाडा लास्ट 10 इयर्स में कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। 2014 में कनाडा का नया इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम आया था ISP और उसके मुताबिक कनाडा ने हर साल नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बढ़ाने थे। 2023 के लिए एक्सपेक्टेड है कि कनाडा में 8 से 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई करेंगे और उनको वीज़ा मिलेगा। तो ये एक ह्यूज नंबर है और इसके बाद कनाडा जो है वर्ल्ड नंबर 3 में आ जाएगा, टॉप 3 में आ जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पहले कनाडा नंबर 9-10 में था चंद साल पहले तक, लेकिन अब कनाडा नंबर टॉप 3-4 में आ रहा है इस वक्त। ठीक है, दुनिया भर से स्टूडेंट्स कनाडा की तरफ रुख कर रहे हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव एंड फ्लेक्सिबल कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज़। कैनेडियन इमिग्रेशन में की पॉलिसीज़ ऐसे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है 3 साल का, उस दौरान में आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर लें या आपके पास जॉब ऑफर हो तो आप कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी तो कनाडा का जो इज़ दी नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो गाइस, आप लोग पे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप फ़ोन उठाएं, आप अपने ईमेल्स ओपन करें और कांटेक्ट करें मिस्टर जुनैद अहमद सालिक को, इनकी टीम को, और इनकी सारे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं मैं वीडियो के एंड में आप लोगों से शेयर करूंगा। अगेन आई एम सेइंग,
डू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, आप हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवालों की तरफ। हाउ कैन बिजनेस पीपल स्टैब्लिश देयर बिजनेस इन कनाडा? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे इनफैक्ट करा कि बिजनेस को कैसे सेटअप करें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, फॉरेन नेशनल्स जो या तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या उनका बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे हैं जो कि प्राइवेट है और उसमें आपका रोल बिजनेस मैनेजमेंट में रहा है या मैनेजमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन रहा है, तो आप कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन और बिजनेस सेटअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जॉब अगर पब्लिक लेवल की गवर्नमेंट जॉब ना हो, उसके अलावा प्राइवेट लेवल में बैंक्स हों और किसी भी किस्म की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या पर्सनल बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो आप कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो रूट होते हैं, एक रूट है एक्टिव इन्वेस्टमेंट और एक रूट है पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट करंटली तो क्लोज है, लेकिन एक पैसिव इन्वेस्टमेंट में एक ही प्रोग्राम है, क्यूबेक इन्वेस्टर प्रोग्राम, जिसके तहत लोग क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा जो कि एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आपको पीआर मिलती है। वहाँ पे आपको कोई किसी किस्म का बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है क्यूबेक इन्वेस्टर प्रोग्राम की, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको कोई बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको उसमें फंडिंग डोनेशन वगैरह देनी होती हैं और इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। इसके मुकाबले में ऑल ओवर कनाडा फेडरल प्रोग्राम्स भी हैं और प्रोविंशियल प्रोग्राम्स भी हैं। हर प्रोविंस का ऑलमोस्ट एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, लेकिन उन प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंट बात यह है और रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उसमें इन बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ता है और बिजनेस इस्टेब्लिश करके मैनेज करना पड़ता है। या तो आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करें, टेक ओवर करें और उसको डेवलप करें, या आप अपना कोई बिजनेस आइडिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करें, बिजनेस को इस्टेब्लिश करें, तब आपको कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है। तो ये इस एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में एक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स फिर अवेलेबल हैं। उसमें आपके पास हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो स्टार्टअप वीज़ा का प्रोग्राम है, जिसको जो टेक प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजी का फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट इसमें काफ़ी प्रमोट कर रही है, उसका नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी बढ़ा दिए उन्होंने। बाय 2025 उसका कोटा 5000 एप्लीकेशंस तक हो जाएगा, बल्कि शायद इससे भी बढ़ जाए। ठीक है, और उसको प्रमोट कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ चेंजेस आई हैं जिसके मुताबिक इंस्टेड ऑफ 2 इयर्स उनको एप्लीकेंट्स को 3 इयर्स का इनिशियली वर्क परमिट दे रहे हैं, और तमाम जो उसमें अप टू 5 पीपल का एक ग्रुप एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उन सबको 3 इयर्स का वर्क परमिट दे रहे हैं। पहले ये क्लोज वर्क परमिट था, अभी ये ओपन वर्क परमिट दे रहे हैं। Okay. तो आप अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं और अपनी सर्वाइवल के लिए कहीं और भी आप जॉब कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। और आपके साथ आपकी फैमिली, आपके स्पाउस को भी ओपन वर्क परमिट मिलता है, आपके बच्चों को स्टडी परमिट मिलता है, आपकी बच्चों की ग्रेड 12 तक की एजुकेशन फ्री होती है। ग्रेड 12 के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपकी एजुकेशन जो है वो हाफ हो जाती है। जो फी कैनेडियंस देते हैं आप भी वही फ़ी पे करते हैं। तो ये एक इंसेंटिव होता है, 40 to 50% फ़ी आपको पे करनी होती है। तो ये एक स्टार्टअप वीज़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा ओनर ऑपरेटर है, आप अगर अपना बिजनेस परचेज करके उसको मैनेज करना चाहते हैं, वो एक प्रोग्राम होता है। इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है, अगर आपकी कंपनी फ़ॉरेन में ऑपरेट कर रही है, यहाँ पे आप बिजनेस को रजिस्टर करके उसमें ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ सकते हैं एज ए टेक्निकल पर्सन और एज एन एग्जीक्यूटिव, और अपने बिजनेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और फिर 1 साल के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद PR भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसके अलावा डिफरेंट प्रोविंसेस में बिजनेस इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हर प्रोविंस का डिफरेंट प्रोग्राम है। जो बेस्ट प्रोग्राम मेरी नज़र में है वो ओंटारियो का प्रोग्राम है। इनसाइड टोरंटो एरिया, ग्रेटर टोरंटो एरिया इसको बोलते हैं, जो कि 100 किलोमीटर्स ईस्ट वेस्ट पे फैला हुआ है। इस एरिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट $600,000 की है, कैनेडियन डॉलर्स। और अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया के बाहर बहुत से बड़े टाउन्स भी हैं, छोटे टाउन्स भी हैं, अगर आप वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सिर्फ $2 लाख की है, $2 लाख कैनेडियन डॉलर, जो कि इंतहाई थोड़ी अमाउंट है। और आप एक छोटा बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करके और प्रोविंशियल नॉमिनेशन ले सकते हैं और आपको
फ्यूचर में उसको PR की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बिजनेस इमिग्रेशन के इस वक्त कनाडा में। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयड का एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि आर्टिस्ट एंड एथलीट्स, आर्टिस्ट में डिफरेंट किस्म के आर्टिस्ट, सिंगर्स भी आ सकते हैं, ड्रामाटिस्ट भी आ सकते हैं, डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। सेल्फ एम्प्लॉयड के प्रोग्राम है, उसमें आप जाके देखिए लिस्ट ऑफ द प्रोफेशंस कि आपका प्रोफेशन अगर इसमें है तो आप ज़रूर इसमें एज एन आर्टिस्ट अप्लाई करें, या आप एज ए स्पोर्ट्समैन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्समैन में आप अगर किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्समैन हैं, कोचिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आप कैनेडियन PR अप्लाई कर सकते हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये भी एक डायरेक्ट इमिग्रेशन का रूट है, फेडरल इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। आप डायरेक्ट PR अप्लाई करते हैं और आपको कनाडा में PR मिलती है। दैट्स गुड। आपने भी स्पोर्ट्स का नाम लिया तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक और आया है जो यहाँ पे है, हाउ कैन एथलीट्स एंड आर्टिस्ट अप्लाई फॉर कैनेडियन? जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि इसकी ये सेपरेट कैटेगरी है, हमारी वेबसाइट पे इसके बारे में डिटेल्स मेंशन है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन आर्टिस्ट, सिंगर, ड्रामाटिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लॉट ऑफ प्रोफेशनल आर्टिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। 20, 25, 30 प्रोफेशन हैं इसमें आते हैं। सिमिलरली स्पोर्ट्समैन भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। That's great, that's really great. Moving on to our next question, how can agriculturist apply for Canadian immigration? जी हाँ, एग्रीकल्चर इमिग्रेशन जो कि एक बिजनेस इमिग्रेशन की ही कैटेगरी है। अगर आपका फार्म ओनरशिप या फार्म मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है और आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेड 12 या ग्रेजुएशन तक है, तो एडवाइजेबल है कि ग्रेजुएशन हो, ताकि आप यहाँ पे कनाडा में आके अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे फार्म परचेज कर सकते हैं और फार्म परचेज करके उसको मैनेज करें, ऑपरेट करें, आपको उसकी बेसिस पे डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। इसके बाद जो है वो एक साहब है, उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन पीपल इन नीड ऑफ असाइलम मेक देयर क्लेम फॉर प्रोटेक्शन इन कनाडा? जी, मैंने जैसे शुरू में बताया कि कनाडा सिग्नेटरी है UN कन्वेंशंस का ऑन रेफ्यूजीज़, तो कनाडा इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ को और प्रोटेक्शन क्लेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। अगर आपको अपने मुल्क में जहाँ पे आप रह रहे हैं या आप आउटसाइड ऑफ योर कंट्री आपको थ्रेट्स हैं लाइक रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, सोशल व्यूज़ एंड पॉलिटिकल ओपिनियन, ये 5 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको इनकी वजह से, अपने सोशल व्यूज़ की वजह से थ्रेट्स हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से थ्रेट्स हैं, आपको रेस की वजह से, अपनी नस्ल की वजह से थ्रेट्स हैं, अपने रिलीजियस व्यूज़ की वजह से थ्रेट्स हैं, तो आप कनाडा में प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। That's great, that's really great. और इसके लिए आपको कनाडा आना होगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन जो अप्लाई होती है वो इनसाइड कनाडा होती है। अगर आप इंटरनेशनल रेफ्यूजी हैं, आप अपने मुल्क से बाहर हैं, आपने किसी दूसरे मुल्क में प्रोटेक्शन UNHCR में प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन फाइल कर रखी है, आपकी अप्रूवल होने के बाद फिर आपको कनाडा में से स्पॉन्सरशिप आप अप्लाई करके कनाडा आ सकते हैं। वो एक डिफरेंट रूट है, हम उसको ज़्यादा नहीं देख रहे, लेकिन अक्सर लोग जिनको अपने मुल्क में थ्रेट्स होती हैं वो यहाँ पे आके ट्रैवल विजिट वीज़ा पे आएँ और फिर इनसाइड कनाडा हम उनके लिए अप्लाई करवाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। ओके, गुड। ये रिजवान का एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर उन्होंने पूछा है, हाउ कैन फॉरेन नेशनल्स अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ऑफ कनाडा? जी हाँ, आजकल कनाडा का विजिटर वीज़ा काफ़ी फ्लेक्सिबल है। फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि विजिटर वीज़ास काफ़ी बैकलॉग था, उनको क्लियर करना और फ्यूचर एप्लीकेशंस को फॉर सम टाइम विदाउट एलिजिबिलिटी रिव्यू उनको वीज़ा देंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को इस वक्त वीज़ा हमारी काफ़ी एप्लीकेशन जो प्रोसेस में थी उनको वीज़ास लगे हैं, वो आए हैं कनाडा विजिट वीज़ा पे आप अप्लाई जब करते हैं, आप आते हैं, आपको अप टू 10 ईयर्स मैक्सिमम विजिटर वीज़ा की ड्यूरेशन होती है। आपको 10 ईयर्स का विजिटर वीज़ा कनाडा का मिल सकता है और 10 ईयर्स में हर मरतबा जब आप आते हैं तो 6 माह आप स्टे कर सकते हैं। ये विजिटर वीज़ा मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स है और यह इसकी ड्यूरेशन आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक होती है। अगर आपका पासपोर्ट 3 साल बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा भी 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा।
ओके। और इस विजिटर वीज़ा के बाद यहाँ पे कनाडा में आने के इस वक्त गवर्नमेंट ने काफ़ी अट्रैक्शन क्रिएट की हैं। आप इनसाइड कनाडा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास इस विजिटर वीज़ा की वजह से ओपन हो जाती हैं। So you mean to say कि अगर विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है then it's better कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 years की हो? It is advisable. It is advisable. Okay. Can visitors apply for work permit in Canada? जी हाँ, 2 साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ड्यूरिंग पेंडेमिक ये पॉलिसी अनाउंस हुई थी जो कि इस साल गवर्नमेंट ने मज़ीद उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब आप अगर कनाडा में हैं तो आप इनसाइड कनाडा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और वो 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें और या आप कनाडा US बॉर्डर पर जाके वहाँ पे अप्लाई करें। वर्क परमिट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इसमें पूछते रहते हैं कि वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है। वर्क परमिट के लिए मेन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए। आपके पास जॉब ऑफर है तो तब आप कनाडा में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ऑफर अप्रूव होने के बाद, जॉब ऑफर अगर एम्प्लॉयर आपको एक्सेप्ट करता है उसके बाद आपको LMIA अप्लाई करना होता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये अप्लाई करना होता है और गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक डिपार्टमेंट है सर्विस कनाडा, उसके अंडर एक है ESGC एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कनाडा। उसके थ्रू वो आपको LMIA की पॉजिटिव या न्यूट्रल अप्रूवल देते हैं, इम्पैक्ट होता है वो आपको देते हैं और इसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। तो 3 स्टेजेस हैं अगर आपने कनाडा में वर्क परमिट अप्लाई करना है, जॉब ऑफर, LMIA एंड देन वर्क परमिट। ओके, दैट्स ग्रेट। इसके बाद हाउ कैन पीपल ब्रिंग देयर स्पाउस टू कनाडा आफ्टर मैरिंग आउटसाइड? जी हाँ, मैंने जैसे बताया फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप है PR अप्लाई करने के लिए। अगर आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न हैं और आपकी शादी होती है आउटसाइड कनाडा किसी कैनेडियन के नॉन कैनेडियन के साथ, फॉरेन नेशनल के साथ, तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंस। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो अगर उनके पास कनाडा का विजिटर वीज़ा है तो वो इनसाइड कनाडा एप्लीकेशन फाइल होगी, ठीक है, और उसमें एप्लीकेंट को वर्क परमिट भी साथ में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप कनाडा से बाहर हैं, आपके स्पाउस कनाडा से बाहर हैं, तो फिर आपका आउटसाइड कनाडा PR स्पॉन्सरशिप फाइल होगी। और ये नॉर्मली हमारे केसेस 8 से 10-12 महीने में नॉर्मली अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये 10 साल से स्पॉन्सरशिप फाइल्स कर रहे हैं, हमें इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी महारत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस होती हैं और उसमें कोई डिले नहीं आता। अक्सर लोग खुद से अप्लाई करते हैं और उनके 2-3 साल तक एप्लीकेशन प्रोसेस में रहती हैं। वो इस वजह से कि बैक एंड फोर्थ डॉक्यूमेंटेशन का होता है, एप्लीकेशन शॉर्ट होती है, रिटर्न हो जाती है, जिस वजह से, और अक्सर औकात रिफ्यूज़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, डिप्रेशन भी होती है, फैमिली सेपरेशन भी होती है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप इन मैटर्स को खुद से अप्लाई करने के बजाय एक एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें। ओके, ये एक और मतलब बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है, हाउ कैन कैनेडियंस ब्रिंग देयर पेरेंट्स टू कनाडा? जी हाँ, पेरेंट्स को बुलवाने के लिए एक तो स्पॉन्सरशिप स्ट्रीम होती है, वो 2-3 साल के बाद अब आजकल ओपन हो रही है। 2021 में उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी इन्होंने, उसके बाद से नहीं की, मे बी के इस साल या अगले साल दोबारा करें। उसके अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट ने आपको सुपर वीज़ा का प्रोग्राम दे रखा है जो कि 2012 से तकरीबन ऑपरेट कर रहा है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने उसमें चेंज की उसको, पहले आप सुपर वीज़ा पे 2 साल तक कनाडा में रह सकते थे पेरेंट्स, अभी सुपर वीज़ा पे 5 साल तक कनाडा में रह सकते हैं बगैर कनाडा छोड़े हुए। आप कंटिन्यूसली कनाडा में 5 साल तक रह सकते हैं। सिर्फ इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो आप जो कैनेडियन बच्चे हैं पेरेंट्स के, वो उनकी इनकम, एलिजिबल इनकम एक होती है, मिनिमम नेसेसरी इनकम, वो आपकी फैमिली साइज़ के मुताबिक हम डिटरमिन करते हैं और आपको बताते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे मौजूद है। अगर आप इनकम की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं तो तब आप अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे बुलवा सकते हैं, वरना फिर आपको पेरेंट्स को विजिटर वीज़ा पे बुलवाना पड़ेगा। ओके जी, और सुपर वीज़ा में आपको एप्लीकेशन के साथ 1 ईयर की
हेल्थ इंश्योरेंस भी परचेज़ करनी होती है, जो कि $100,000 की आपको इंश्योरेंस परचेज़ करनी है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया है, हाउ कैन पेरेंट्स अप्लाई फॉर कैनेडियन पीआर इफ देयर नेम डज नॉट कम इन ड्रॉ? हाँ, अगर वो ड्रा में नाम नहीं आता और पेरेंट्स के कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, जिनकी बेसिस पे वो बाहर नहीं जा सकते, बैक होम नहीं जा सकते और अपने बच्चों के पास यहीं पे रहना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स। ये कैनेडियन लॉ में सेक्शन 25 है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कैनेडियन पीआर फाइल की जा सकती है। ठीक। सो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा है कि आप लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जो बहुत सारी परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसके अंदर पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप जो होती है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो देखें जुनैद साहब और उनकी पूरी टीम किस तरह से इन सारे मैटर्स को इजीली हैंडल कर रही है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाया होगा। तो आप लोग प्लीज़ देर मत करें, आप डेफिनेटली इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स के लिए आप स्पॉन्सरशिप का बंदोबस्त कीजिए, जो जो आप लोगों की कंसर्न्स हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेके आ सकूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। तो जिन जिन के क्वेश्चन इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इनको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें और इनकी सर्विसेज को ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाइए। अच्छा जुनैद सर, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है वो आया है, पीपल हुज स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन फॉर स्पाउस एंड पेरेंट्स इज रिफ्यूज्ड, सो हाउ कैन दे अपील द डिसीजन? जी हाँ, अगर आपके अपने स्पाउस के लिए स्पॉन्सरशिप फाइल की थी पीआर के लिए और वो किसी वजह से रिफ्यूज़ हो गई है, तो और पेरेंट्स के लिए भी, तो वो एप्लीकेशन आपकी इमिग्रेशन अपील डिवीज़न में अपील की जा सकती है उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ। और वो उसके लिए आपको ऑथराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स चाहिए हैं। तमाम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स कनाडा में RCICs जो होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 ओनली स्पेशलाइज्ड कैटेगरी एक है जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है, वही इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स IRB में, इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड में आपकी एप्लीकेशन को लेके जा सकते हैं अपील के लिए या रेफ्यूजीज़ के लिए। तो जिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने वो स्पेशलाइजेशन की है वो हो जा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस लिस्ट पे मौजूद हूँ। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। ये एक जावेद अली साहब का एक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है, इफ समवन इज अरेस्टेड एट एयरपोर्ट और इनसाइड कनाडा फॉर इमिग्रेशन रीजंस, हाउ कैन दे बी रिलीज फ्रॉम डिटेंशन? जी हाँ, अगर आप को एयरपोर्ट पे या इनसाइड कनाडा ड्यू टू इमिग्रेशन रीजंस अरेस्ट कर लिया जाता है और आप इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में हैं, तो उस वक्त आपकी हियरिंग होनी है। पहली हियरिंग आपकी विद इन 48 आवर्स या 2 डेज़ में होती है, फिर 7 डेज़ में होती है। तो इस हियरिंग में के लिए आपको डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस इमिग्रेशन काउंसिल की ज़रूरत होती है। तो मैंने जैसे बताया कि IRB का मैटर है, इमिग्रेशन डिवीज़न में ये आपकी अपील कंसिडर होती है, आपकी हियरिंग होती है। आपको यहाँ पे एक लाइसेंस्ड कंसल्टेंट जिसका टाइटल है, डिजिग्नेशन है RCIC IRB, तो वो कंसल्टेंट आपको असिस्ट कर सकते हैं डिटेंशन से बाहर निकालने में। ठीक। सो व्यूअर्स, ये पार्ट 1 था जिसको हम यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं और कहीं मत जाइएगा, आपके बहुत सारे कंसर्न्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मैपल कपल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।